हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के तीसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो के खज़ैन उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत में मलिक काफूर के सैनिक अभियानों का विवरण है। इसमें मंगोल आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें? खज़ैन उल फुतूह में, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हाब ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने 10% की दर से सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न है, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? तो इसका उत्तर है बदायूं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पूर्व बदायूं का गवर्नर था। अब अगला प्रश्न है, कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस सार की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है जौनपुर के शासकों ने। तैमूर के आक्रमण के बाद की फैली हुई गड़बड़ी के युग में ख्वाजा जहां ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग कर अपनी उपाधि मलिक उस सर के नाम पर जौनपुर में सरकी वंश नामक स्वतंत्र शासकों का एक वंश स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर है शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां के अधीन अली मर्दान खान ने सन 1639 ईस्वी में रावी नहर की मरम्मत करवाई थी, जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? तो इसका उत्तर है हस्मे कलब। क्या कहलाती थी? हस्मे कलब। सल्तनत काल की केंद्रीय सेना को हस्म ए कलब या फिर कलब ए सुल्तानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। उपरोक्त कथन अमीर खुसरो ने गरीब किसानों के संबंध में कहा है, भूमि जोतने वालों की रहन सहन का स्तर बहुत नीचा था, जबकि शासक वर्ग तथा अधिकारी वर्ग संपत्ति और विलास में हिलकोरे लेते थे। अब अगला प्रश्न है, इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। इतलाकनामा लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्ति पत्र होता था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। जब कोई सैनिक इतलाकनामा लेकर लगान वसूल कर रहे कर्मचारियों के पास जाता था तो उसको केवल 50% लगान मिलता था। शेष 50% सरकारी खर्चे के लिए छोड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया कौन था? तो इसका उत्तर है इमादुद्दीन रैहान।
भारतीय मुसलमानों के दल का नेता इमादुद्दीन रैहान को सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने वकीले दार के पद से हटाकर पहले बदायूं और इसके बाद बहराइच भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या था? तो इसका उत्तर है गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। दिल्ली सल्तनत काल में मुकद्दम, चौधरी, खुद जैसी मध्यस्थ वर्ग किसानों से उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे, जिसे किस्मत एक होती कहा जाता था। जहां हुक एक होती उन्हें राज्य द्वारा वसूली के बदले पारिश्रमिक की तरह मिलता था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसका सही कोड क्या है। तो इसका सही कोड है ऑप्शन ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। निज़ाम उल मुल्क तुसी ने सियासतनामा, जो कि शहजादों के लिए दर्पण था, लिखा था। अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह है, जिसे तारीख़ अलाई के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के पहले 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है। अलाउद्दीन खिलजी का समसामयिक विवरण केवल इसी पुस्तक में मिलता है। यहाँ सरहिंद ने तारिक ए मुबारक शाही सैयद सुल्तान मुबारक शाह को समर्पित किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह या फिर संप्रभुता को जिल अल अल्लाह की अवधारणा के विपरीत फुरे इज़्दी रूप में परिभाषित किया था? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है अब्दुल फजल ने। अबुल फजल ने फर्ट ए इज़्दी की अवधारणा का विकास किया था। उसने राजा को ईश्वर का प्रकाश माना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों से नहीं है? तो इसका उत्तर है मुस्तौफी का धार्मिक मामलों से संबंध नहीं था। मुस्तौफी कारखानों की लेखा का परीक्षण करता था, व्यय का मिलान व्यय यंत्रों से करता था, वक्तव्य तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर करता था, उसे विभाग की दीवार के पास प्रस्तुत करता था और अंत में उस पर मीरे समान की मुहर लगवाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया है? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन को शुरुआत बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ अर्थात शुरुआत किया था। तब से उसे गयासुद्दीन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों का संरक्षण उसे मिलता रहा। अमीर खुसरो को हम तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम सितारे, तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने ही खजाइनुल फतूह, आशिका एवं तुगलकनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर कर हो गई थी? तो किसकी हुई थी? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। ऐबक को इतिहास में हम लाख बख्श, कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी।
अब अगला प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। वह गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। इसने आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से कराया था। सिकंदर लोदी ने माप का एक पैमाना चलाया था जिसका नाम गजे सिकंदरी था। इसने मुस्लिम महिलाओं को पीरों एवं संतों के मज़ारों पर जाने पर रोक लगाया था। अब अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने 1924 ईस्वी में कानपुर की धरती पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। कहीं कहीं इसके संस्थापक के रूप में सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम मिलता है। अब अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है यह जो है अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में हम कुरान ख्वां, लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया के पतन का मुख्य कारण माना जाता है रजिया का स्त्री होना एवं तुर्क सरदारों का असंतोष। इस प्रकार रजिया का शासनकाल माना जाता है 3 वर्ष 6 मास 6 दिन। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो इसका उत्तर है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा था। कहा जाता है मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किस राजा को? तो इसका उत्तर है लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। इसे ही बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। इसने ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसी स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है दिल्ली सल्तनत से। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में दिल्ली सल्तनत युग से संबंधित है।
गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाया था, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने से पहले ऐबक की मृत्यु हो गई। इसलिए कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय ऐबक के दास एवं दामाद इल्तुतमिश को जाता है। आगे चलकर कुतुब मीनार का ऊपर का भाग क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए कुतुब मीनार को मरम्मत करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं इल्तुतमिश को जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोदी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी राजवंश का शासनकाल माना जाता है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक राजवंश का शासनकाल माना जाता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। वहीं सैयद राजवंश का शासनकाल माना जाता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक और लोदी राजवंश का शासनकाल माना जाता है 1451 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1252 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो इसका उत्तर है कुतुब उद दीन ऐबक के आदेशों पर। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका उत्तर है कुतुब मीनार में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाया था, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने से पहले ऐबक की मृत्यु हो गई। इसलिए कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय ऐबक के दास एवं उसके दामाद इल्तुतमिश को जाता है। आगे चलकर कुतुब मीनार के ऊपर का भाग क्षतिग्रस्त हो गया, इसे मरम्मत कराने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के रूप में स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जनता में मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा गया था। मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। अब अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का जो सिक्का चलाया था उसे हम टंका के नाम से जानते हैं, तो वहीं तांबा का जो सिक्का चलाया था उसे हम जीतल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने टंका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया था।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का चलाया था। अब अगला प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में पोलो खेल खेल रहा था। यह खेल खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ऐबक को इतिहास में हम कुरान ख्वां, लाख बख्श एवं हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? तो इसका उत्तर है दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया था। इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का बनाने वाला सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्का चलाया था। बरनी के अनुसार सांकेतिक सिक्का तांबा का, फरिश्ते के अनुसार पीतल का एवं सतीश चंद के अनुसार कांसे का था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी भाषा थी। भारत में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम 7 मार्च 1835 ईस्वी को बनाया गया था। तो यह था इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।